नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस निशाने पर है। कांग्रेस के आला नेता भले हार का ठीकरा ईवीएम, चुनाव आयोग के डेटा पर फोड़ रहे हों, अपनी दलील दे रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी ने कांग्रेस पर दो टूक निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस देश के संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करती है। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा कि कांग्रेस का बांटने का फॉर्मूला फेल हो गया है। कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। वहीं कांग्रेस के सहयोगी दलों ने भी अब कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आईएनडीआईए ब्लॉक के नेताओं ने कांग्रेस की नीति पर सवाल उठाए। शिवसेना उद्धव गुट ने कहा बीजेपी ने हारी बाजी जीत ली। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस पर हमले शुरू कर दिए। पार्टी नेता संजय सिंह ने कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे से कांग्रेस को सबक सीखने की जरूरत है। इतना ही नहीं, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कांग्रेस पर प्रहार किया। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा हमें बीजेपी की बी टीम कहती है, लेकिन हरियाणा में हमारी पार्टी ने चुनाव ही नहीं लड़ा। ऐसे में कांग्रेस को यह सोचने की जरूरत है कि हार कैसे हुई। इसके साथ ही यूपी में होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस को छोड़कर समाजवादी पार्टी ने अपने 6 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में आज हम कांग्रेस की घटती साख पर चर्चा करेंगे और दोस्तों की बेरुखी पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी होगा। अभी कल ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आए हैं। हरियाणा ने बता दिया है देश का मूड क्या है, मिजाज क्या है। 2 बार कार्यकाल पूरा करने के बाद लगातार तीसरी बार चुनकर आना ऐतिहासिक है। कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम, अर्बन नक्सल का पूरा गिरोह जनता को गुमराह करने में जुटा था, लेकिन कांग्रेस की सारी साजिशें ध्वस्त हो गई। उन्होंने दलितों के बीच झूठ फैलाने की कोशिश की, लेकिन दलित समाज ने इनके खतरनाक इरादों को भांप लिया। दलितों को एहसास हो गया कि कांग्रेस उनका आरक्षण छीनकर अपने वोट बैंक को बांटना चाहती है। आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। तो हमारे जो मित्र है हुड्डा जी या कांग्रेस के नेता है, उनको लगा कि हम ही जीतेंगे। अगर समाजवादी पार्टी है अखिलेश जी की, आप है केजरीवाल साहब के नेतृत्व में, हमारे जैसे छोटे छोटे दल है, हमारे खाते में 1-2 सीटें आ जाती तो जरूर ये जो चित्र है, ये निर्णय है जो जनता ने दिया, उसमें जरूर बदलाव होता। मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव लड़ा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ा है। हारी हुई बाजी बीजेपी ने जीत ली, ये मान्य करना पड़ेगा। अगर आप गठबंधन की बात कर रहे हैं तो खुली तस्वीर की तरह सामने दिख रहा है। भाई, आपने लोकसभा के चुनाव में गठबंधन किया, आपको मिले 47% वोट इंडिया गठबंधन को। उसी हरियाणा में 47% वोट। आपने विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री तो कांग्रेस का बनना था, सरकार कांग्रेस की बननी थी। हम लोग कह रहे थे गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो। गठबंधन नहीं किया। अब इसके बारे में कांग्रेस पार्टी से पूछिए, उन्होंने क्यों नहीं किया। अब उनके बहुत सारे बयान उनके नेताओं के सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। हमको कुछ समझते ही नहीं थे, तो अब आप उनसे पूछिए बारे में। हमने तो अपना प्रयास किया। हमको जो गाली देते थे लोग कि आपके खड़ा रहने से सब बीजेपी का फायदा हो रहा है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम तो थे ही नहीं वहां पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी?
क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहां पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप जरा सा भी मौका देंगे इलेक्टोरल बैटल में, तो बीजेपी उसका फायदा उठा लेती है। तो चलिए आज चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी से। भुवन जी बहुत स्वागत आपका। विमल सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। विमल जी बहुत स्वागत आपका। रवि अरोड़ा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रवि जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ वैभव कुमार त्रिपाठी जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस से। वैभव जी बहुत स्वागत आपका। साथ ही हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुरेंद्र जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। वैभव जी चर्चा की शुरुआत आपसे ही। ये देखते देखते अचानक से क्या हो गया, अपने ही साथी अब कांग्रेस की रणनीति पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हरियाणा का परिणाम है वो अप्रत्याशित है। इस बात को चाहे हमारे साथी कह लें, आप पत्रकार, जो भी गया हरियाणा में, किसी ने ये नहीं कहा कि वहां भाजपा वापस आ सकती है। वहां सबने यही देखा और पब्लिक का जो मूड था वो ये था कि कांग्रेस ही सरकार में आ रही है। लोग इस पे चर्चा कर रहे थे कि बीजेपी कितनी सीट पाएगी। ठीक है, बीजेपी के कुछ प्रोमिनेंट नेताओं के साथ मेरी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि क्लीन स्वीप दिख रहा है जी, आप बड़ी मेजॉरिटी के साथ आ रहे हैं। आज जब परिणाम बदल गए हैं तो हम क्या कहें? जो शिकायतें चुनाव आयोग की हैं, चुनाव आयोग के प्रक्रिया की हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन की हैं, उन पे चर्चा करने की बजाय जो हमारे साथी, जो इंडिया गठबंधन के साथी टीका टिप्पणी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको उससे बचना चाहिए। संजय सिंह ये कह रहे हैं, संजय सिंह कह रहे हैं कि अगर इंडिया ब्लॉक के वोट परसेंटेज को देखा जाए तो लगभग 46-47% के करीब है। हम कहते रहे कि गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, गठबंधन कर लो, कांग्रेस अड़ी रही और खास करके हुड्डा जी अड़े रहे। विवेक जी, अभिषेक, इस बात को तो आप मानेंगे, अभिषेक जी सॉरी, ऐसा है कि आप इस बात को मानेंगे कि हरियाणा में जो चुनाव हो रहा था उसमें सबसे पहले अगर गठबंधन की किसी ने बात शुरू की तो वो राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी जी ने कहा कि नहीं, हमको इंडिया को साथ लेके लड़ना चाहिए, इंडिया गठबंधन को विधानसभाओं में भी साथ जाना चाहिए। लेकिन जब साथ नहीं गए, उसके पीछे सीटों के बंटवारे का मामला था, बहुत सारी तकनीकी बातें थी, उसको तो चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन मामला ये है कि केजरीवाल साहब या संजय जी ने बात आगे नहीं बढ़ाई। हमने कहा था, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी ने कहा कि हम इंडिया गठबंधन को साथ लेके चुनाव लड़ेंगे। अब सीटों में कहां पेच फंसा, इसके लिए दोनों तरफ से जिम्मेदारी फिक्स होनी है। लेकिन मामला ये है कि देखिए, कहते हैं कि जीत के तो 100 भतार, हार विधवा होती है। तो हारने के बाद ये इस तरीके का जो आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, मुझे लगता है कि बजाय इसके इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या कारण है कि 3 जिलों में बहुत ज्यादा शिकायतें आई ईवीएम पे। ईवीएम की बैटरी 99% जिन भी मशीनों में रही है वहां बीजेपी जीती है, और जहां 50, 40, 60% रही है वहां कांग्रेस जीती है। सवाल इस पे भी खड़े होते हैं कि जिन परिवारों के लोग, लॉजिक किसी को समझ में भी नहीं आएगा, में कांग्रेस को चुनते हैं। ठीक है, ये जो आप लोग लॉजिक दे रहे हैं कि 99% और 66% बैटरी वाला लॉजिक, ये तो फिर ठीक है सर, अब जाइए, चुनाव आयोग आप लोग जा ही रहे हैं, लेकिन उसका होना क्या है? सिंपल बात है कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया, ये तय मान करके चलिए कम से कम। अभिषेक जी इस बात को मैं कंप्लीट कर लूं, चूंकि आप एक सवाल खड़ा करके बात खत्म करते हैं तो वो ठीक नहीं लगता। हमारा काम क्या है? कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये हमारा कर्तव्य है कि हम इस बात की शिकायत दर्ज कराएं। बिल्कुल करवाइए सर, वो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, उसमें कोई नहीं आपको रोक रहा। लेकिन हार हुई है इस चीज को, क्योंकि एक दिन ही
किसान हार गया, नहीं और नहीं तंत्र सर, जीत गया। आपका जो गठबंधन है जम्मू कश्मीर में जीतता है तब सब कुछ वहां सही होता है। आप अगर यहां हार जाते हैं तो दिक्कत होती है। सवाल इस पे भी तो पूछे जाएंगे मैं ना। ये बात कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में गड़बड़ी नहीं हुई, इसका ये प्रमाण इससे साबित हो जाएगा कि हरियाणा में भी गड़बड़ी नहीं हुई। बिल्कुल, हमने क्या कहा कि अगर 3 बीजेपी जिलों को की करना लगभग होता 14 370 वहां से हटाया था, बड़े आराम से वहां कर लेते। मैं ये कह रहा हूं, अच्छा मतलब बीजेपी के पैरोकारी में आप ये बात कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं मैं कि पैरोकारी 3 में जिलों बात ही नहीं है, मैं तो गड़बड़ी सवाल हुई, पूछ रहा हूं। नहीं मैंने कहा 3 जिलों की 14 सीटों पे गड़बड़ी हुई, बाकी हरियाणा में तो हमने नहीं कहा, वहां भी बीजेपी के लोग जीते हैं। ठीक है सर, तो अब बहुत शिकायत सारी आप जगह कर रहे हैं, BJP चलिए के लोग सही जीते है, हैं। ठीक है। विमल जी, आप लोगों ने ईवीएम में क्या फिक्स कर दिया है? गिने चुने 14-15 सीटों पे उसी से जीत गए आप लोग चुनाव। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूँ, एक कहावत है हमारे यहाँ कि हम डूबेंगे तो डूबेंगे, हम तुम्हें भी ले डूबेंगे ऐसा सनम। आपने देखा किस तरीके से जो है आम आदमी पार्टी जो है इनके साथ गठबंधन में थी लोकसभा के चुनाव में, और आम आदमी पार्टी ने भी कहा था कि हमें जो है 15 सीटें दे दो, हम आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन उन्होंने जो है आम आदमी पार्टी को सीट नहीं दिया, और आपने देखा किस तरीके से आज इनका गठबंधन सामने आ रहा है। असली जिनका चरित्र है, चाहे कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी की बात करूं या मैं बात करूं उद्धव गुट के, शिवसेना उद्धव गुट की, आपने देखा किस तरीके से संजय राउत जी ने भी और संजय सिंह ने भी इनके ऊपर जो है एक प्रहार किया है। जहाँ पे कांग्रेस जीतती है, चाहे हिमाचल प्रदेश की बात करूँ, चाहे मैं कर्नाटक की बात करूं, वहाँ पे ये कहते हैं कि जो है हम ग्राउंड लेवल पे हमने अच्छा काम किया, हम जनता के बीच इंटरेक्ट हुए हैं और जनता ने मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद दिया है। जम्मू कश्मीर में अगर मान लीजिए कि ईवीएम खराब था या इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन कमीशन में गड़बड़ी थी तो आपको 37 सीट भी नहीं मिलना चाहिए था, तो भारतीय जनता पार्टी जो है 90 के 90 सीट पर डायरेक्ट शिफ्ट करती। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जहां पे ये जीतते हैं वहां पे कहते हैं कि हमारा जो है नेतृत्वकर्ता जो है कार्यकर्ता जनता के बीच में पहुंचा है, हमारे कार्यकर्ता जो है जनता के बीच में पहुंचे हैं। लेकिन ये जा रहा है कि आप लोग मतलब हर 2 चुनाव के बाद लॉलीपॉप थमा देते हैं। कभी 2 चुनाव के बाद हिमाचल का आपने लॉलीपॉप थमा दिया, कर्नाटक का लॉलीपॉप थमा दिया, 4 राज्यों में से एक तेलंगाना का लॉलीपॉप थमा दिया। ऐसे मैं कहना चाहता हूं कि देखिए इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र प्रभार है, उसके ऊपर जो है टीपा टिप्पणी नहीं करना चाहिए। यही इलेक्शन कमीशन जो है जब सारे विपक्ष के नेता, सारे विपक्ष की पार्टियां जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची कि भाई ईवीएम खराब है, तब जो है इलेक्शन कमीशन ने बोला कि आइए ईवीएम को हैक कीजिए। लेकिन कोई भी वहां पे पार्टियां जो है या कोई भी नेता वहां पे जो है ईवीएम को हैक करने के लिए नहीं पहुंचा। मैं यही कहना चाहता हूं कि जब ये चुनाव हारते हैं तो ये ईवीएम के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपना ढिढोसला फोड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं अभिषेक जी, जब जो है एग्जिट पोल के जब एग्जिट पोल आया था सारे मीडिया संस्थान का, और जब जो है रुझानों में जो है कांग्रेस जो है आगे दिखती हुई नजर आ रही थी, तब कांग्रेस ऑफिस में जो है ढोल नगाड़े बजाए जा रहे थे, जलेबियां जो फैक्ट्री से बन के जलेबियां आई थी वो बांटे जा रहे थे। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जनता के बीच जो है हमारे नेता, चाहे मैं प्रधानमंत्री जी की बात करूं, चाहे हम नायब सिंह सैनी जी जो बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत ईमानदार जो है मुख्यमंत्री हैं, जो जनता के बीच में पहुंचते हैं, हमारे जो है कार्यकर्ता, मैं कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद देना चाहूंगा, और पूरा का पूरा धन्यवाद न्यूज इंडिया के माध्यम से जो हमारे ईश्वर जो दर्शक हैं उनको भी देना चाहूंगा, जो जनता ने जो है मुझे अपना आशीर्वाद दिया और प्यार दिया। मैं ये कहना चाहता हूं अभिषेक जी, बस 1 सेकंड लूंगा, मैं कहना चाहता हूं कि हम जनता के बीच पहुंचते हैं, हम जो भी हमारी जो भी प्रधानमंत्री जी की योजनाएं हैं, जो भी हमारी जन कल्याणी प्रदेश की योजनाएं हैं, उसको लेकर हम जनता के बीच पहुंचते हैं और उसी के बिहाफ पे हम जो है अपना जो है जनता से वोट मांगते हैं और जनता से उनका आशीर्वाद मांगते हैं, और जनता ने हमें जो है आशीर्वाद और वोट दिया। दूसरी चीज यही, मैं कांग्रेस की बात करूं तो कांग्रेस जो है हमेशा जो है हेलीकॉप्टर की राजनीति करती है। जहां भी चुनाव आता है वहां पे जो है आप हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे, मन साझा करेंगे, वहां से निकल जाएंगे, तो ये चीजें जो है जनता को समझ में आती है। दूसरी चीज कि भारतीय जनता पार्टी के पास एक कुशल नेतृत्व था, उनके पास नायब सिंह सैनी जी का चेहरा था, लेकिन इनके पास चेहरा ही नहीं था। ये तो अंदर कलह के अंदर जो है जनता को समझ में नहीं आया कि अगर कांग्रेस को अगर अपना वोट करते हैं तो आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा। कुमारी शैलजा जो है अड़ी हुई थी कि मुख्यमंत्री मैं हूं, हुड्डा जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री मैं बनूंगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये अंदर कलह की वजह से जो है कहते हैं कि अखिलेश यादव बोलते नहीं है। वैभव जी एक कमेंट सबसे पहले ले लेता हूं। भुवन भाई कहते हैं कि अखिलेश यादव मैं 30 सेकंड में मैं इनका जवाब दूंगा। कुछ बात इन्होंने कही है, समय का अभाव रह जाएगा। वैभव जी नहीं, प्लीज नहीं, वैभव जी प्लीज रिक्वेस्ट मान तो लीजिए, रिक्वेस्ट तो मान लीजिए। भुवन जी चलिए। भुवन जी कहते हैं कि अखिलेश यादव बोलते नहीं है,
लेकिन जो वो चाहते हैं वो करते हैं। उद्धव गुट से प्रतिक्रिया आ गई, आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रतिक्रिया आई, अखिलेश यादव ने कुछ बोला नहीं, 6 प्रत्याशियों के नाम अनाउंस कर दिए जैसे ही कल रिजल्ट आया। अभिषेक जी, देश के सबसे बड़े दिल के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने हरियाणा के चुनाव में कहा कि हम नहीं चाहते जो सत्ता विरोधी लहर है और हरियाणा की जनता जो कुशासन का दंश झेल रही है उसके वोटों का बंटवारा हो, इसलिए समाजवादी पार्टी ने वहां चुनाव लड़ने का फैसला किया। हालांकि हम लोग सीटें मांग रहे थे, लेकिन हम नहीं चाहते थे किसी प्रकार भी भारतीय जनता पार्टी वहां विजय प्राप्त कर सके। और निश्चित तौर पे कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मध्य प्रदेश की हार ने भी कांग्रेस को कुछ भी नहीं सिखाया। जो कमलनाथ कांग्रेस के मध्य प्रदेश में थे, वो यहीं पर हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी थे, जो समाजवादी पार्टी और हमारे नेता को इग्नोर कर रहे थे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हरियाणा, चूंकि हम जहां रहते हैं हमारी रिश्तेदारी भी है और हमारे मित्र भी बहुत वहां पर हैं, तो हरियाणा में बहुत भारी संख्या में ओबीसी और यादव जाति, और जहां तक मैं समझता हूं वहां राव लिखते हैं यादव लोग। तो ये बहुत भारी संख्या में कांग्रेस चाहती तो माननीय अखिलेश यादव जी को सीटें देकर, कुछ सीटें देकर और सम्मान सहित उनको बुलाकर वो सभी जातियों को, यादवों को, ओबीसी के, क्योंकि आज की डेट में ओबीसी के सबसे बड़े नेता कोई है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं, क्योंकि सीटें 37 सीटें चीख के उत्तर प्रदेश में इस बात को पूरे देश और विश्व में कह रही है कि तो सबसे बड़े नेता ओबीसी है। लेकिन भुवन भाई, क्या लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद इंडिया अलायंस में कांग्रेस में कुछ एरोगेंसी आ गई जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया? आप लोगों से भी, जैसा भी आप बता रहे हैं कि संपर्क नहीं करने की कोशिश की गई। जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो मध्य प्रदेश से कांग्रेस ने कुछ नहीं सीखा, हरियाणा में वही गलती कर गए। लेकिन हम इस बात के लिए दोषी नहीं है, क्योंकि हमने वहां पर अकेले चुनाव नहीं लड़ा। हमने कहा कांग्रेस लड़ ले, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर हम छोटे भाई की भूमिका में है, मध्य प्रदेश हो चाहे हरियाणा हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में हम बड़े भाई की भूमिका में, पहला विषय। और मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित तौर पे यह हरियाणा में उनकी रणनीति की जीत है। लेकिन मैं अभयदान नहीं दूंगा आदरणीय मोदी जी को, क्योंकि अगर हरियाणा की जीत के लिए मोदी जी को बधाई मिलती है, उनके सहरा बत्ता है, तो मैं कहना चाहता हूं इस देश में जम्मू कश्मीर ने उनकी नीतियों का विरोध कर दिया। कई स्थानों पर वो विधानसभा में कैंडिडेट नहीं दे पाए, लोकसभा में कैंडिडेट नहीं दे पाए। ये जम्मू कश्मीर ने केंद्र की नीति को, आदरणीय मोदी जी के चेहरे को एक जवाब देने का काम करा। ठीक है रवि जी, क्या जो हरियाणा में, जैसा अभी देखिए वैभव जी भी बोल रहे थे कि आप हरियाणा में कहीं भी चले जाएं, हर कोई बोल रहा था कि कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है। ये जो परसेप्शन बना हुआ था, बीजेपी भी यही चाहती थी कि ये परसेप्शन बना रहे, हम जमीन पे अपना काम कर रहे हैं और हम फिर से सत्ता में आ रहे हैं, और वही स्थिति हुई। जी अभिषेक जी, समझना हमें यह होगा कि जिस प्रकार से जो रीजनल पार्टी थी, जैसे जेजेपी थी, उसने पिछली बार 10 सीटें हासिल की थी, लेकिन वो पूरी तरह से साफ हो गई। आखिर उसका वोट बैंक कहाँ गया? कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से मोदी जी लगातार, एक बात समझिए, जिस प्रकार से नायाब सिंह सैनी को लास्ट के 6 महीने मुख्यमंत्री के लिए तौर पे बहुत कम समय मिला, ऐसे में लगातार ताबड़तोड़ जो जहां जहां मोदी जी की रैलियां हुई वहां बम्पर वोट पड़ा, मतलब राष्ट्रवाद को हरियाणा के लोगों ने चुना। दूसरी बात, जिस प्रकार से ओबीसी वोट बैंक पर उनको लेकर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और जो दलित वोट बैंक था उस पर नज़र थी दोनों ही, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें, लेकिन वो वोट बैंक भी पूरी तरह से बीजेपी के खाते में गया। यह बात समझने वाली इसलिए है क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी का माहौल भी था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लोगों ने फिर भी राष्ट्रवाद को चुना। और जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में एक मिथ्या फैलाई गई थी कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, इस चीज को हरियाणा के दलितों ने नकार दिया और भाजपा को लेकर आए। ये अपने आप में समझने वाली बात है।
जो छवि भाजपा की कम हो गई थी उत्तर प्रदेश जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, वो मुझे लगता है मोदी जी की छवि अब पहले की तरह जो है उन्होंने गेन की है। और अब मतलब जो ब्रांड मोदी इज बैक। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, आने वाले महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों में जो इंडी गठबंधन में बार्गेनिंग कर सकती थी कांग्रेस, अब मुझे लगता है उसके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। और खासकर जिस प्रकार से अभी हमारे सपा के प्रवक्ता बता रहे थे, मैं बता दूं जम्मू कश्मीर में भी सीटें बढ़ी हैं बीजेपी की। और सबसे बड़ी बात, 97% मुसलमान है कश्मीर के अंदर। अगर वहां पे सीटें नहीं निकल पाई तो ये तो पहले से पता था कि वो लोग वोट नहीं देने वाले, क्योंकि वो विरोधी हैं कहीं ना कहीं मोदी जी को नहीं मानते वो। लेकिन काम के नाम पे वोट अगर मांगा गया, अगर नहीं आया है तो वो भी सोचने का विषय है। ठीक है सुरेंद्र जी, आपसे भी एक कमेंट चाहेंगे कि क्या जो परसेप्शन बना हुआ था हरियाणा में, बीजेपी भी वही चाहती थी कि परसेप्शन बना रहे, अंदर अंदर हम काम कर रहे हैं, और वही हुआ, और थोड़ी सी एरोगेंसी आ गई थी क्या कांग्रेस के अंदर कि हां हम अपने दम पर चुनाव जीत लेंगे? अभिषेक जी देखिए, मेरा शुरू से हरियाणा के चुनाव में ये मानना रहा, और मैं अपनी बात पर 2 महीने पहले से लेके और कल चुनाव तक गिनती तक टिका रहा कि हरियाणा में कोई भी कांग्रेस की लहर नहीं थी। जो ये परसेप्शन बनाया था वो कांग्रेस के इकोसिस्टम का था, नंबर 1। नंबर 2, जो लोकसभा में फॉल्स विक्ट्री का, जो आज भी ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा हारे ही नहीं, उसका एक हैंगओवर था। और चूंकि ये 5 सीट जीत गए थे 0 से 5, तो इनको ये लगा था कि अब हरियाणा हम जीत रहे हैं। अगर मैं क्रिकेट के मैच के हिसाब से इसकी 2 लाइनों में बात कहूं तो भारतीय जनता पार्टी ने पिच के हिसाब से खिलाड़ी उतारे, बैट्समैन, पिच के हिसाब से बॉलर उतारे और पिच के हिसाब से फील्डिंग की। और कांग्रेस पार्टी बाउंड्री पे खड़ी होकर, गैलरी में खड़ी होकर चीयर लीडर्स का आनंद लेती रही। आप देखिए, जिस दिन हरियाणा में हुड्डा को कमान सौंपी गई, आधा चुनाव उसी दिन सबको मालूम था कांग्रेस हार चुकी। फिर उन्होंने जो एक इम्बैलेंस किया टिकट देने में, एक बहुत बड़ा नंबर 22% जाट हैं आज की तारीख में हरियाणा में। लोग कहते हैं 25-28, वो 2000 से पहले की बातें हैं। बहुत माइग्रेशन हो गया है हरियाणा में। और 21% दलित हैं। तो 22% जाटों को 40% इन्होंने सीटें दी और एक हवा खड़ा हो गया। और आपको मालूम है, जो भी दबंग ओबीसी होते हैं, जो भी दबंग फॉरवर्ड कास्ट होती हैं, तो वो बहुत ज्यादा दबदबा फैलाती है, लोग उनसे डरते हैं। तो एक गैर जाट में एक डर का माहौल, एक फीलिंग डिप्रेशन की पैदा हो गई कि भाई इनका अगर फिर से सरकार बनी तो चौटाला के जमाने में और हुड्डा के जमाने में जो होता था वही हमारा होगा। दूसरा, इन्होंने जिस दिन इन्होंने शैलजा को किनारे लगाया और मंच पर जाति सूचक शब्द बोलकर उनकी बेइज्जती की, मुझे तो ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। उसके खिलाफ ऐसी कानून है देश का, SC/ST एक्ट में उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, और किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने उसको कंडेम नहीं किया। उसी दिन दलित को भी ये मैसेज मिल गया था कि भाई हरियाणा में अगर इनकी सरकार आती है तो हम कहीं नहीं ठहरते हैं। तीसरी बात जो कोई नहीं कह रहा है। जी, बात आप पूरी कीजिएगा, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है, जल्द लौटते हैं, उसके बाद बात पूरी कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सुरेंद्र जी, जल्दी से बात पूरी कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सुरेंद्र जी। तीसरी बात ये थी कि एक बहुत छोटी खबर थी जिसको सबने मिस किया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो 21% दलित हरियाणा में हैं, उसमें आपको जानकारी होगी करीब 11% रविदासी हैं। तो वो लोग नायब सिंह सैनी से मिले थे और जो सुप्रीम कोर्ट का कोटे का फैसला था, उन्होंने उनको आश्वासन दिया था कि मैं इस बारे में मित्र से बात करके आपकी मदद करूंगा। और चौथा ये था कि लोकसभा चुनाव में इस बार जो वोटर की बेरुखी से वोटिंग कम हुई थी, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, RSS के कार्यकर्ता, VHP, बजरंग दल, सबने मिलकर के इस वोटिंग को 4% अप किया।
तो ये सब होने की वजह से शुरू से ही ये बिल्कुल था कि ये बहुत क्लोज इलेक्शन है। हम ये नहीं कह रहे थे कि कोई भाजपा जीतने वाली थी या कांग्रेस जीतने वाली थी। हमारा शुरू से फाइट कहना नेक था टू नेक होगा, ये उम्मीद बहुत थी। क्लोज इलेक्शन है और है। इसमें कोई भी जीत सकता है। ठीक है सर। वैभव जी, अब बोलिए। बेसिकली जो भाजपा के साथी कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाना गलत है, नहीं उठाना चाहिए। इतिहास उठा लें, इनकी पार्टी जब जनसंघ हुआ करती थी तब कितनी बार सवाल उठाया था, और जब भाजपा तो जुम्मा 4 दिन हुआ ही है बने हुए, 80 के बाद से क्या। और इलेक्शन कमीशन और ईवीएम पे सबसे पहला सवाल किसने खड़ा किया? जीवीएल नरसिम्हा राव, आडवाणी जी। एक किताब डेमोक्रेसी एट रेस्ट आप उठाइए, बड़ा विस्तार से बताया है ईवीएम के बारे में। तो अगर आपको ये लगता है कि कांग्रेस आज गलत है तो आपको इस बात को पहले आडवाणी जी को कहना चाहिए, और 2014 के रिजल्ट को आपको कहना चाहिए कि गलत था। ठीक है, 19 के रिजल्ट को भी नकारना चाहिए था। और बाहर तो अभी पीछे डिबेट में एक बार और बोल रहे थे भाजपा के साथी कि जी आप जहां जीते वहां ठीक था, जहां नहीं। हम आज भी निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के पक्षधर हैं, और हम वो बात कहते हैं कि जिस चीज में जनता का वैभव जी, विश्वास नहीं- हरियाणा में जो चुनाव में आपको हार मिली है वो ईवीएम के कारण ही मिली है। आपकी मतलब आपके पार्टी की कोई कमी नहीं थी। देखिए अभिषेक जी, ऐसा नहीं है कि किसी एक कारण की वजह से जीत मिलती है या किसी एक कारण की वजह से हार मिलती है। मैं इस बात को मानता हूं, और हमको भाई आगे तो इस बात की समीक्षा होगी ही कि क्या और हम कर सकते थे, कहां चूक हुई। अभी खन्ना सुरेंद्र जी कह रहे हैं कि दलितों का अपमान कर दिया। अरे दलितों का अपमान कितना हो रहा था, तंवर ने जाके दिखाया, बताया। तो दलितों के साथ इन्होंने क्या क्या किया है वो जग जाहिर है। दलितों का गुजरात में क्या हश्र हो रहा है सब जानते हैं। अरे और आप जोशी हरियाणा की जी बात बड़े भाई कीजिए हैं ना। हमारे। अरे प्लीज सुरेंद्र जी, आपके बीच ना अभिषेक जी बोले ना, मैं बोला, उसकी बात आप बीच कीजिए। में क्या। सुरेंद्र अब जी, गुजरात पहुंच गए आप। सुरेंद्र जी वेट, जी बोलिए वैभव जी। सुरेंद्र जी आप वरिष्ठ हैं, आप इतने उत्सृंखल नहीं क्यों हो नहीं, रहे हैं? इसीलिए तो प्रॉब्लम है ना आपसे कांग्रेस की इस कि आप पूरे मुद्दे पैनल पे में नहीं करेंगे, सबसे- आपको सच्चाई पता नहीं नहीं, लगेगी। आपसे इस पूरे पैनल में सबसे ज्यादा उम्मीद है कि आप शांति से बात करेंगे। आपके बीच में एक शब्द किसी ने नहीं बोला था, लेकिन आप टोकने लगे। बात यह है कि बहुत सारे कारण होते हैं हार के भी और जीत के भी। पहली बार जब 2014 में जैसा माहौल बनाया गया था, सुरेंद्र जी भी मानते होंगे कि मोदी लहर थी, उस लहर में मोदी जी को, भाजपा को 47 सीटें मिलती हैं। और जब लहर खत्म है, जनता में एक आदमी भाजपा का नाम नहीं लेने वाला, हर आदमी भाजपा के खिलाफ है। वैभव जी, अगर भाजपा के खिलाफ हर कोई है तो उससे लोकसभा में ज्यादा 240 सीटें आ जाती हैं। अरे अगर सुन हर लीजिए, कोई है, ओहो, सुन ही रहा हूं, लेकिन सवाल तो पूछूंगा ना। सवाल तो मतलब वो भी ना पूछ पूछूं। लीजिए। नहीं पूछिए। मतलब मैं यही पूछ रहा हूं कि कांग्रेस के अंदर खाने जो 4 मुख्यमंत्री तैयार थे, जिस तरीके से कुमारी शैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली। अभिषेक जी आपसे नहीं, आप जो अभिषेक जी सवाल उठा रहे हैं, क्या किसी ने भी ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा? राव इंद्रजीत जी कह रहे थे मुख्यमंत्री बनने को, सैनी साहब थे ही, खट्टर पूर्व मुख्यमंत्री थे ही, अनिल विज खुलेआम कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। वो आपको नहीं दिखा। अरे प्रभु, वो तो चुनाव जीत ले गए। वो तो चुनाव जीत ले गए। अब बात पूरी हो जाए। अभिषेक जी प्लीज बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं समझ गया ना, जीत गए, मैं कुछ कह रहा हूं, मैंने वो नहीं ना कहा। तो एटलीस्ट हारे हुए को इतना बोलने का प्रिविलेज तो दे दीजिए कि वो अपनी बात शांति से रख सके। आप हर 10 सेकंड बाद टोक दे रहे हैं। बिल्कुल नहीं। मैंने ये कहा कि राव इंद्रजीत ने भी कहा, सैनी ने भी कहा, अनिल विज ने भी कहा, ऑन रिकॉर्ड है। न शैलजा जी ने कहा, न हुड्डा जी ने कहा। किसी व्यक्ति ने अगर कहा हो कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, तो बता दीजिए। और अब बोलो। बात यह है कि एक पूरी करने दीजिए। 30 सेकंड एटलीस्ट दीजिए, उसके बाद टोका करिए। जम्मू कश्मीर में इतना बड़ा फैसला हुआ कि स्टेटहुड छीन लिया गया। भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी पूर्ण राज्य के दर्जे को छीना गया हो। और उस रणनीतिक भूल को जनता ने नकारा और मोदी जी को बाहर कर दिया।
जबकि परोक्ष और अपरोक्ष गठबंधन में पीडीपी के साथ और फिर राष्ट्रपति शासन के साथ 10 साल शासन किया। उसी दौरान भ्रष्टाचार की वो अब मुझे एक चीज बस बता दीजिए, सत्यपाल मलिक साहब बोलते हैं। ठीक है, कुमारी शैलजा, मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं, ठीक है, ये ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने बोला है कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहती हूँ ना। और क्यों सांसद है, सांसद रहिए ना, क्या दिक्कत है? मतलब आप भी जानते हैं वैभव जी, इसी वजह से मुस्कुरा रहे हैं। दूसरी चीज, आप जम्मू कश्मीर अगर गए, जम्मू कश्मीर में पहली बार आपने कहा कि इतिहास में ऐसा हुआ कि स्टेटहुड छीना गया। इतिहास में यह पहली बार ही हुआ कि 370 नहीं है, उसके बाद चुनाव हो रहा था, पहली बार ही इतिहास में यह हो रहा है। उसके बाद आज ही उमर, आप तो वहां सहयोगी हैं, गठबंधन में हैं, उमर अब्दुल्ला के आज के बयान को आप सुन लीजिएगा। पूरा चुनाव लड़ा एनसी ने, 370 हम ला कर रहेंगे, ला कर रहेंगे, ला कर रहेंगे। आज उनका बयान आ गया कि 370 हम ला ही नहीं पाएंगे, वो तो केंद्र से देखते हैं, बात करेंगे, इस मुद्दे को हम जिंदा रखेंगे। ये क्या मुद्दा है भाई? मैं वही बात कह रहा हूं कि अगर शैलजा ने कहा कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ती हैं, तो इसका मतलब निकाला जाएगा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, ठीक है। लेकिन राव इंद्रजीत कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, बोल रहे हैं हरियाणा के मुद्दे पे वो सुनवाते हैं। पवन खेड़ा बोल रहे हैं दावेदारी नहीं है। 7 से पूरे दस्तावेज आए हैं और वो दस्तावेज अभी हम आपके सामने आपको जारी भी करने वाले हैं, जिसमें करनाल है, डबवाली है, रेवाड़ी है, पानीपत सिटी है, गोडल है, कालका है और नारनौल है। ये तो जो लिखित जो दस्तावेजों के साथ जो हमने दिए दस्तावेज हैं, ये सारे हमने दिए हैं। जो उस वक्त रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन की थी उसकी कॉपीज हैं, वो सब हम वहाँ दे चुके हैं। लेकिन अभी 13 और हैं जो शिकायतें आ रही हैं और वो भी हम अगले 48 घंटे में दे देंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ का भी पूरा मसला जो राजनांदगांव है, अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, वो भी इसी तरह की कंप्लेंट्स। तो देखिए, पवन खेड़ा को आप सुन रहे थे, शिकायत लेकर पहुंचे हैं चुनाव आयुक्त। विमल जी, मुझे 30 सेकंड और दे दीजिएगा, जल्दी से क्लोज, जल्दी से। भास्कर जी हमारे बड़े भाई हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं। मामला ये है कि भास्कर जी, चाहे वो मध्य प्रदेश का माहौल रहा, छत्तीसगढ़ का माहौल रहा, राजस्थान का रहा, ये सब होने के बाद भी अगर आप इस बात के लिए एकमत नहीं होंगे कि हाँ जी कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, तो हमें लगता है कि फिर हम अगर बिखर जाएंगे तो ये मोदी जी और भाजपा के ही काम को हम आसान करेंगे। तो हमको बड़ा संयम के साथ इन विषयों पे चिंतन करना चाहिए और हमारी आपस की बातें हम आपस में निपटा लेंगे। देखिए अभिषेक जी, मैं कहना चाहता हूं कि कभी एक परिवार को चलाने के लिए एक दमदार मुखिया का रहना बहुत ज़रूरत है। आपने देखा था किस तरीके से लोकसभा चुनाव के बाद जो है कांग्रेस के अंदर जो है ग्रुप बना था, ग्रुप 23, जिसमें एक कुशल नेतृत्व की मांग जो है उस ग्रुप 23 के द्वारा किया जा रहा था। मैं राजस्थान की बात करूंगा। राजस्थान में किस तरीके से गहलोत जी के बीच में और सचिन पायलट जी के बीच में तनातनी रहा, तो आपने देखा कि राजस्थान चुनाव कांग्रेस हार गई। पंजाब की बात करूं तो चन्नी जी और सिद्धू जी के बीच में जो है तनातनी रहा, जिसकी वजह से पंजाब जो है चुनाव कांग्रेस हार गई। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक शीर्ष नेतृत्व वाली पार्टी है, हम संवेदनशील वाली पार्टी हैं, हम अपने जो है कुशल नेतृत्व की बात को मानते हैं और उनका मार्गदर्शक जो हमें कहते हैं हम उसको करते हैं। लेकिन आपने देखा अभिषेक जी, चर्चा नहीं लगता है कि चर्चा होनी चाहिए? अब जिस तरीके से पवन खेड़ा भी शिकायत लेकर के पहुंचे हैं, उसी की बात विपक्ष की जो शंकाएं हैं उसको दूर करवा लीजिए। देखिए ये इलेक्शन कमीशन, मैंने बताया कि एक लोकतांत्रिक संवैधानिक जो है एक प्रक्रिया है, वो उसी के तहत वो इलेक्शन कमीशन का मामला है, उसका जवाब इलेक्शन कमीशन देगा। वो एक स्वतंत्र प्रभार है। मैं दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे तो मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमेशा एक अपने शीर्ष नेतृत्व के पालन को मानती है। हमें हमारा मार्गदर्शन जो हमें कहता है हम उस चीज को मानते हैं। आपने राजस्थान में भी देखा भजन लाल शर्मा जी का नाम, आपने जो है मध्य प्रदेश में भी देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए जिस तरीके से शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी, हुड्डा जी के बीच में, रणदीप सुरजेवाला के बीच में जो तनातनी चल रही थी, राहुल गांधी जो है मंच से जो है दोनों को बुलाकर हाथ मिलाते हैं, तो ये सारी चीजें जनता को दिखाई देती है। जनता को ये लगता है कि भाई हमारा नेता कौन, अगर हम वोट करते हैं, अगर मान लीजिए कि जो जनता जो अगर कांग्रेस के लोग हैं, जो कुमारी शैलजा के लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि हम सीएम बनाने के लिए अगर उनको वोट करते हैं और हुड्डा जी बनते हैं तो उनका मनोबल डाउन होता है। इसीलिए देखिए कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं था, नेतृत्वहीन था हरियाणा में, तो जनता को साफ और सीधा स्पष्ट दिखा कि हम जो है
इनको नायब सिंह सैनी को वोट करते हैं, क्योंकि नायब सिंह सैनी जो है एक सरल स्वभाव के इंसान है, वो जनता के बीच हमेशा इंटरेक्ट करते रहते हैं। दूसरी चीज, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, मैं बता देना चाहता हूं, देखिए हम जो है घाटी में जो है हम जनता के बीच नहीं पहुंच पाए, हम चुनाव हारे, बड़े ईमानदारी के साथ मैं इसको स्वीकार करता हूं। और पार्टी जो है समीक्षा बैठक भी कर रही है, आत्मचिंतन भी कर रही है कि हम क्यों हारे, और इस हार को जो है बड़े ईमानदारी के साथ हमने स्वीकार किया है। लेकिन कांग्रेस जहां चुनाव हारती है वहां पे ये कहती है कि ईवीएम जो है दोषी है, इलेक्शन कमीशन दोषी है। जहां चुनाव जीतती है वहां ये कहती है कि जो है हमारे जो है नेता जो है लोगों के बीच पहुंचे हैं, इंटरेक्ट किए हैं लोगों के बीच। और वही बात मैं कहना चाहता हूं, हमारे मित्र अभी पहले बार बता रहे थे, यही किसानों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, यही महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, यही जो है नौजवानों ने जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, यही युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया है, यही ओलंपिक के खिलाड़ियों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। भारतीय जनता पार्टी, अगर मान लीजिए कि इलेक्शन कमीशन अगर भारतीय जनता पार्टी से मिला रहता तो कांग्रेस 37 पे थोड़ी ना रहती, कांग्रेस तो जो है 1 या 2 सीटों पे रह पाती। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इस हार को स्वीकार कीजिए ईमानदारी के साथ, जिस तरीके से हम जो है चाहे हिमाचल प्रदेश के अंदर ही हार को स्वीकार किए, कर्नाटक के अंदर हमने हार को स्वीकार किया, जम्मू कश्मीर में घाटी में हम नहीं पहुंच पाए, उस हार को स्वीकार किए। भुवन भाई, जैसा भी वैभव जी ने कहा कि एकजुट आप लोग नहीं हो पा रहे हैं। मध्य प्रदेश की स्थिति जैसा वो बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ की स्थिति, हरियाणा की स्थिति देख करके भी आप लोग एकजुट नहीं हो रहे हैं। लेकिन आपने बताया कि आप लोग तो बात करने गए थे, सामने से ही रिस्पांस नहीं आएगा तो कैसे एकजुट होइएगा? देखिए, आपके जवाब दूंगा मैं, लेकिन उससे पहले अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन पा रहा था और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस जिसके अर्बन और नक्सल लोगों से संबंध है, ऐसा आरोप लगाने का काम आदरणीय मोदी जी ने करा है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि देश का गृह मंत्री सो रहे क्या, देश का इंटेलिजेंस सो रहा है क्या? क्यों नहीं इसकी जांच होती और क्यों नहीं आरोपियों को जेल के पीछे छोड़ा जाता है? और अगर ऐसा नहीं है तो मोदी जी देश से माफी मांगने का काम करें। ये मैं अब बात आपके चैनल में गंभीरता से कहना चाहता हूं। दूसरा विषय, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को बताना चाहता हूं, झूठ कौन बोलता है, झूठ की फैक्ट्री कौन चलाता है, देश से देखने का काम करा। 2 करोड़ नौकरी की कौन बात करता था? कौन 15 लाख अकाउंट में डालने की बात करता था? कौन किसान की आय दुगनी की बात करता है और 700 किसानों की हत्या हो जाती है? और कौन कहता था बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब की बार भाजपा सरकार इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बहाने अरबों रुपए का घोटाला करने वाले आदरणीय मोदी जी, ये झूठ की दुकान तो आपने चलने का काम करा है। जम्मू ने और देश की जनता ने आपको हाशिए में लाए। और मैं कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति की जीत हुई है, जिन्होंने परिवर्तन करा और जिन्होंने अपने साथियों को साथ लेने का काम करा। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किस प्रकार जब समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जब तिरस्कार मध्य प्रदेश में होगा, जब तिरस्कार उनका हरियाणा में होगा, तो परिणाम भी कोई भुगतेंगे जो बड़े भाई की भूमिका में, छोटे भाई के रूप में माननीय अखिलेश यादव जी ने वहां पर बड़ा मन दिखाया। और उन वोटों को बिखराव के लिए हम लोग जिम्मेदार नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस को आगे करने का काम करा। लेकिन यादव समाज, ओबीसी समाज, जो माननीय अखिलेश यादव जी के एक कहने पर एक मत हो जाता है, उनके आप फायदा नहीं ले पाओगे तो देश, हरियाणा की जनता आपको माफ कैसे कर पाएगी? ये बात मैं कांग्रेस से कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, रवि अरोड़ा जी। मैं भुवन भाई, वैभव जी वेट, विमल जी भुवन भाई को मैं इतना कठोर शब्द तो नहीं बोल सकता, वो बड़े भाई कह दिया तो हमने कह दिया, लेकिन बड़े भाई के सामने जबान नहीं लड़ाते, लेकिन इतनी कटुता नहीं। आपके इन बातों के आड़ में जो चुनाव आयोग और प्रशासन की खामियां हैं वो छुप जाती हैं भुवन भाई। इस वजह से हम कहते हैं, ठीक है वैभव जी, हम चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, तंत्र है और दल से ऊपर जल्दी से 10 सेकंड में जल्दी से आप जल्दी से। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ हमारे मित्र जो है ठीक है, समाजवादी पार्टी के बात रख रहे थे, भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ ये रोजगार की बात कर रहे थे। जिस समय ये उत्तर प्रदेश में थे 2012 से 2017 के बीच में, उस समय उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी दर था वो 17.3 था। अभी बेरोजगारी जो दर है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में वो 2.3 है। दूसरी बात भ्रष्टाचार की बात करेंगे, सुनिए,
35 साल बाद इतिहास रचा है। योगी जी ने कोई ऐसी पार्टी है जो दूसरी बार जो चुनकर आती है, हम जनता के बीच जाते हैं। हमारी योजना देखिए, अर्थव्यवस्था के मामले में 14वें नंबर पर, उद्योग के मामले में 12वें नंबर पर, आज जो है उत्तर प्रदेश में जो है योगी जी के नेतृत्व में दूसरे नंबर पे है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपने देखा स्टूडियो में बैठ के रवि जी जो मुद्दे लेकर के कांग्रेस चली थी, चाहे वो अग्निवीर, चाहे वो पहलवान या किसान, ये तीनों नेशनल मुद्दे थे, ये तीनों के तीनों नेशनल मुद्दे थे, हरियाणा के मुद्दे नहीं थे। क्या यही वजह रही कि जो वहां के स्थानीय मुद्दे थे उस पे चुनाव हुआ ही नहीं, और बीजेपी जिस चीज के लिए जा रही थी, बीजेपी के लिए रास्ता क्लियर था, ये एक हवा बनाई गई थी कि हां कांग्रेस आ रही है, और वो हवा ही रह गई। देखिए, पहलवान, जवान और किसान ये मुद्दे पूरे धराशायी हो गए। उसका कारण यही रहा, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहीं ना कहीं जनता ने वोट किया, मोदी जी को लोगों ने पसंद किया। दूसरी बात, जिस प्रकार से बार बार यही बात कही जा रही कि ईवीएम हैक हुआ, मैं समझता हूं क्या दो लड़कों की जोड़ी जिन्होंने लोकसभा चुनावों में इतनी बड़ी जीत हासिल की, क्या वो उस समय पे आखिर ईवीएम हैक क्यों नहीं हुआ? अगर बीजेपी उस समय 400 पार का नारा लेकर चल रही थी, उस समय पे क्यों नहीं ये कहा गया कि दो लड़कों की जोड़ी ने कमाल कर दिया? अखिलेश यादव का बयान संसद के अंदर भी है, उनका ये कहना है कि आज मैं जितनी भी सीटें जीतूं, अगर यूपी की 80 सीटें भी जीत लेता हूं तो भी मैं कहूंगा कि ईवीएम से चुनाव ना हो। ठीक है, आप एक बात और मैं कहना चाहता हूं, बार बार एक सवाल उठता है कि कश्मीर में बीजेपी हार गई। मैं समझता हूं ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जीत है। 5 दशकों बाद जो वोट प्रतिशत पड़ा, बात समझिए 20% पे सरकार बन जाया करती थी और वहां की रीजनल पार्टी सरकार बनाती थी। सबसे बड़ी बात है, पहली बार जो इतना वोट प्रतिशत पड़ा और उसके बाद सुरक्षा इतनी मजबूत, सुरक्षा एजेंसियों के इतने हाथ मजबूत कि लोग निडर होकर घर से निकले। हरियाणा वाले में सबसे बड़ी जीत है। समझूंगा कि हरियाणा, ठीक है भुवन भाई, हरियाणा वाले मामले में क्या कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ विनेश फोगाट के पीछे रह गई कि विनेश फोगाट के चेहरे पे हम हरियाणा का चुनाव ही जीत लेंगे? देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर ये सब चीजें, चाहे हम किसान की बात करें, पहलवान की बात करें या जवान की बात करें, कहीं ना कहीं जब रोजमर्रा की लाइफ इंसान को जीनी होती है तो उसको कहीं ना कहीं ये दिखता है कि डबल इंजन की सरकार, क्योंकि हैट्रिक मारने जा रही है। आज तक का इतिहास है हरियाणा का, वहां पे तीसरी बार कोई पार्टी नहीं आई, लेकिन अगर हैट्रिक मारने जा रही है तो कहीं ना कहीं जनता ने सिर्फ राष्ट्रवाद को नहीं चुना, कहीं ना कहीं नायब सिंह सैनी को जब सत्ता में लाया गया तो वो समझ गए कि केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार हमारे लिए कुछ बेनिफिट दे सकती है, इसीलिए जेजेपी का पत्ता साफ करके पूरा वोट बैंक कहीं ना कहीं बीजेपी के खाते में गया। ठीक है भुवन जी, देखिए, मैं अभी राजनीतिक विश्लेषक को सुन पा रहा था, ये कह रहे थे कि पहलवान, जवान और किसान का मुद्दा वहां पर मुद्दा नहीं था। मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी अगर चुनाव जीत जाती, कांग्रेस भी चुनाव अगर जीत जाती तो ये सच्चाई है कि वहां पहलवान, जवान, किसान, अग्निवार के जो मुद्दे थे वो धरातल के मुद्दे थे। आपकी रणनीति की जीत हो सकती है, भुवन जी, आपकी रणनीति की जीत हो सकती है, लेकिन वो जनता के मुद्दे गौण नहीं हो जाते भारतीय जनता पार्टी की जीतने के बाद। वहां पहलवान बेटियों के साथ क्या हुआ पूरे देश ने देखा, आपने 15 सेकंड बोला, 15 सेकंड हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है। अब सुरेंद्र जी, ये जो मुद्दे थे जिसे लेकर के कांग्रेस चली थी, क्या ये सिर्फ ऊपर ऊपर थे? वाकई में वो मुद्दे थे ही नहीं? नहीं, देखिए, ऐसा है कि मुद्दे जो होते हैं वो एक बात होती है कि पूरे हरियाणा के मुद्दे हैं, और एक होता है कि जो एक पार्टी है उस पार्टी से जुड़े हुए लोगों तक ही सीमित हैं वो मुद्दे। अब किसान में आप चढ़ूनी भी इलेक्शन लड़े, वो भी किसान के नेता थे, वो भी वहां पे लड़े रहे। वो क्या बोलते थे कांग्रेस पार्टी और हुड्डा के लिए चुनाव से पहले, सबने उनके भाषण सुने हैं। पहलवानों में बबीता फोगाट और योगेश्वर दत्त और अंतिम पंघाल, नहीं, उनकी बहन गीता फोगाट। हाँ, मतलब मैं काउंटर में बता रहा हूँ कि ये लोग भी बोल रहे थे, ये भी पहलवान हैं। तो कहने का मतलब ये होता है कि वो जो इश्यूज थे, जब आप किसान की बात करते हैं तो आप किसान के नाम पे उसमें सबको शामिल करना चाहते हैं, जबकि हकीकत ये थी कि किसान के मामले को लेकर के जो नॉन जाट मेनली जो किसान थे और जो सीमांत और छोटे किसान थे, उनको कोई इशू नहीं था। जब आप पहलवानों की बात करते हैं तो खाली एक विनेश फोगाट और इनको लेकर के, इसके अलावा और किसी को इशू नहीं था। और
जब आप अग्निवीर की बात करते हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं कभी आप अग्निवीर पे रखिए, आपको बताऊंगा अग्निवीर योजना पे जो योजना है उसमें जो हरियाणा का जहां तक सवाल है 25% आप हरियाणा के किसी अग्निवीर जवान से पूछिए जो भर्ती हुआ है, वो कहता है कि 25% रिटेंशन होगा, मैं उसमें रहूंगा। ऐसा तो नहीं है ना कि हर अग्निवीर वापस आएगा। उसको ये कॉन्फिडेंस है कि मेरी एबिलिटी और मेरी क्वालिटी के दम पर मैं वहां रहूंगा। दूसरी बात यह है कि अगर वो लौट के आता है और यहाँ पे उसको हरियाणा सरकार की नौकरी मिलती है जिसका प्रॉमिस किया गया है, तो वो उसके लिए और भी बेटर स्थिति है। तो इसलिए वो मुद्दे नहीं थे। मैं बात जो कह रहा था भास्कर जोशी और जो अलाइज की बात आपने शुरू में उठाई थी वो गौण हो गई कि ये कांग्रेस और इनके अलाइज में कैच 22 का मामला है। पहले दिल्ली में इन्होंने ऐसा नहीं गठबंधन नहीं किया, गठबंधन करके लड़े, लोकसभा में हार गए। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो एक मुस्लिम वोट है उसी वोट की दावेदार कांग्रेस है सुरेंद्र जी और बहुत उसी वोट सीनियर है, की मैं टोकता दावेदार भी इनकी नहीं अलाई हूँ, है। लेकिन उत्तर प्रदेश में इसी भारतीय जनता पार्टी को जिसका आप पक्ष रख रहे हैं उसको हाशिए पे लाने का काम समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने करा। जरा उत्तर प्रदेश का उदाहरण भी दे दीजिए, वो भी दिल्ली का चुनाव था। 2017 में भी 2 लड़के यूपी के आए थे लड़ने के लिए, लेकिन क्या हाल हुआ आपने देखा 2019 में। लड़कों ने बताने का काम करा। तो मैं वही कहना चाहता हूँ ना कि जनता सब कुछ समझ रही है, चाहे हरियाणा की बात करूँ चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूँ। मैं यूपी की बात कर रहा हूँ। आपने खुद अभी ये स्वीकार किया कि माननीय अखिलेश जी यादव सारा समाज उनकी एक आवाज पे। नहीं, मैंने गलत कह रहे, मैंने कहा ओबीसी और यादव समाज, ये बोला मैंने। ओबीसी समाज, ओबीसी समाज के नंबर 1 नेता आंकड़े चिक चिक के कह रहे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश में सुनाई दे रहे हैं। अच्छा, इधर वो जो ओवैसी है वो ओबीसी चाह रहे थे। ओबीसी हरियाणा में कितने हैं बताइए आप? ओबीसी मना कर दिया। ओबीसी कहा मैंने, आप ओबीसी सुने, आपका कान का दोष है, मेरा दोष नहीं है। निकाल रहे हैं। अगर आपने इवन चुनाव के दौरान में उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि मैं परेशान हूं कांग्रेस से कि उनको जम्मू रीजन में फोकस करना चाहिए, वहां नहीं करने के बजाय वो वैली में आ रहे हैं। मैं उनसे कह रहा हूं वैली में मैं हूं और रिजल्ट क्या है, 6 सीटें जीते हैं, 1 जम्मू रीजन में, बाकी इनकी वैली में। तो आज स्थिति ये बन गई है, लोग, आपको मैं बता रहा हूँ, लोग ये कह रहे हैं कि क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस हिस्सेदार होगी। आज तो ये प्रश्न खड़ा हो रहा है वहां कश्मीर में जाकर। ठीक है सर। तो विमल जी जल्दी से, उसके बाद वैभव जी। विमल जी जल्दी से। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि हमने जिस तरीके से कार्य किया ग्राउंड लेवल पे जाके, हमारे नेताओं ने, हमारे जनप्रतिनिधि ने, हमारे जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं, हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है, उसको देखते हुए जो है जनता समझ रही और जनता ने जो है विकास को, राष्ट्रवाद को अपना वोट किया। लेकिन वही बात अगर मैं विपक्ष की पार्टियों को करूं तो विपक्ष की पार्टियां जो है आपस में ही उलझी रही। अंदर कलह की बात करूं, चाहे गठबंधन की बात करूं, जहां आम आदमी पार्टी सीटें मांग रही थी लेकिन कांग्रेस नहीं दी, फिर जो है आपस में जो है इनका जो है समीकरण नहीं बन पाया। और आज चैनल पे भी देखिए, हमारे जो भुवन जोशी जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, जो आज से 2 महीना 3 महीना पहले जो हाथ में साथ खड़ा होकर फोटो खिंचवाते थे, आज वो देखिए टीवी चैनल पर बैठ के आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जनता जो है वो सब कुछ समझ रही है, चाहे हरियाणा की जनता हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो। और जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में पहली बार ऐसा हो रहा है ना, पहली बार बिना गोली के सरकार को चलाते रहे, जनता ने नकार दिया मोदी जी को। जम्मू की कश्मीर की जनता ने बाउंड्री से पार कर दिया भारतीय जनता। और पहली बार मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, वैभव जी जल्दी से। ठीक है, गोवन जी और विमल जी आप रुक जाइए। ठीक है, विमल जी और भुवन जी, अब वैभव जी जल्दी से। देखिए अभिषेक जी, बेसिकली हम तो आपस में नहीं लड़ रहे थे, लेकिन इन्होंने लड़ाई कह दी। भुवन जी बड़े भाई हैं और हम आपस में गठबंधन ये बोल रहे हैं, आप बड़े भाई हैं, हम उसको जानते हैं। सुन लीजिए, बड़ी बात हो रही थी राष्ट्रवाद की। तो क्या मैं ये मान लूं कि 700 किसानों की शहादत राष्ट्रवाद है? क्या मैं ये मान लूं कि मंत्री किसानों को गाड़ी से रोक दे? आपके मानने से नहीं बनता है, जनता का मैंडेट बताता है। जनता ने मैंडेट किसको दिया है वो बता दीजिए। मिस्टर रवि, आपके बीच में मैंने बोला क्या स्टूडियो में बैठ के चिल्लाने की आदत छोड़ दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब, आपने राष्ट्रवाद पे बात उठाई तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं। जम्मू कश्मीर का भी तो आया है, बेटियों को सड़कों पर घसीटा जाएगा, वो राष्ट्रवाद है। तो वो किसान, जवान, पहलवान और सबसे ऊपर संविधान, ये मुद्दा था, है और रहेगा।
सीटें बढ़ी हैं आपने चाहे जैसे भी कुछ जिलों में प्रशासन को प्रभावित करके, चुनाव आयोग को प्रभावित करके जीत हासिल कर ली है, बीजेपी को वोट नहीं मिल रहा है सर। 97% मुस्लिम है, वहाँ वोट नहीं मिल सकता, कश्मीर में नहीं मिल सकता। चलिए सर, लेकिन एक बड़ी बात यह है कि INDIA ब्लॉक में खटपट चल रहा है, इस चीज को स्वीकार करेंगे? खटपट नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं बयान जो आए वो तो उसी तरफ इशारा करते हैं। वक्त इतना ही है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।